very warm welcome to News Lecture Faria Agrees। तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन में बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, इस पर फैसला कल तक हो जाएगा। आज पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात को गैर शफाफ करार दिया तो फिर बैलेट पेपर पर बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार नहीं रहेगा और यकीनन ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आज इस केस की समाअत में कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं। जस्टिस शकील अहमद ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस क्यों दायर नहीं किया। गौहर खान ने जवाब दिया कि खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज़्यादा महफूज है, वहाँ लीडर्स नहीं जा सकते। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि हमारे रहनुमाओं को वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने कहा कि आप अब चेयरमैन हैं, आपसे इस तरह के बयानात की तवक्को नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। फेडरेशन हमें यहाँ दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त देती है। इलेक्शन कमीशन हर जगह है, केस किसी भी जगह कर सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन को कल तक कानून के मुताबिक केस का फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि अगर कल तक इस केस का फैसला ना हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेट्स वॉच इट। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर इस मैटर में ताखीर हो जाए तो कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है, इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इसलिए अदालत से दरखास्त की है। अदालत ने ऑब्जर्व फरमाया कि इंशाल्लाह इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा, जल्द होगा। हमें उम्मीद है इस अदालत से इंशाल्लाह ताला। हम समझते हैं हम आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं, अवाम के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदालत साहब का फैसला देगी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही है कि उसके उम्मीदवारों को कागजात जमा करवाने से रोका जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने आज लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और कागजात नामजदगी जमा करवाने में रुकावटों के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान किया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन ने कहा, एक स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच हिम। शौकत बसरा के लिए जो कल पेपर लेने गए लोग वकील समेत गिरफ्तार कर लिए गए। कर्नल आबिद महमूद खग्गा उसको गिरफ्तार कर लिया। एजाज पंवर वो लेने गए थे कागजात, उसको गिरफ्तार कर लिया। उमैर नियाजी के वालिद साहब ये पेपर लेने गए थे और कल 2 मरतबा उनसे स्नैच कर लिए गए। मलिक पख्तून यार खान उनको जब पेपर लेने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाफिज फरहद से पेपर छीन लिए गए। हसन नियाजी के कागजात जमा कराने के लिए जेल अथॉरिटीज ने उसको सिग्नेचर कराने से इनकार कर दिया। सनम जावेद उसके वालिद साइन कराने गए हैं, उनको जेल अथॉरिटीज ने साइन कराने से इनकार कर दिया। शेख वकास उनके घर पे छापा मारा गया और फाखिर निशात गुमन उसके घर में छापा मारा गया और बिलाल उमर उनके साथ इसी तरह की ज्यादती हुई है। ये तर्ज अमल हम इलेक्शन कमीशन को भी बता रहे हैं। इस सिलसिले में हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी पटिशन फाइल कर दी है और इंशाल्लाह आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फाइल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को अदालती महाज पर आज एक और नाकामी का सामना भी हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की सदा भी मुस्तरद कर दी। इस इस्तदा के मुस्तरद होने की वजह से बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली बरकरार रहेगी और वो सज़ा याफ्ता होने की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। सो ओवरऑल एक ऐसा सिनारियो हमें नज़र आ रहा है जिसमें पीटीआई की मुश्किलात शदीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हामिद खान साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ओवरऑल क्या हम कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा पीटीआई के लिए? देखो, जो पीटीआई को हर तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है और पीटीआई के कारकुनान को पहले ही इन्होंने जेल में रखा हुआ है। पीटीआई की तकरीबन सारी लीडरशिप जो है वो जेल में है या जेर जमीन है इस प्रोसिक्यूशन की के डर के मारे। तो इसलिए इस वक्त बहुत ज्यादती और जुल्म और जबर हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके मेंबरान पर, उनके कारकुनान पर, उनकी लीडरशिप के ऊपर, और उन्हें हर तरह से इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश की जा रही। सो अगर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, क्या सब आज़ाद लड़ेंगे इलेक्शन फिर?
देखिए ना, हम इसको आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी तमाम तर कानून और आइन के अंदर रहते हुए कोशिश करेंगे अपने निशान को हासिल करने की। हम 2 जनरल इलेक्शन लड़ चुके हैं बल्ले के निशान पर, 2013 का, 2018 का। और 2018 में तो हमने 3 हुकूमतें भी इसी बात पर फॉर्म की थी, यानी मरकज में भी और पंजाब और केपी में। और 2013 में केपी में हमने हुकूमत फॉर्म की थी। लिहाजा ये बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई के साथ एक अहम और जुज़व बन चुका है। उसको पीटीआई को उससे महरूम करना जो है, मैं समझता हूँ बदनीयती पे मबनी होगा। और मानी चेयरमैन की तरफ से यही कहा गया कि वो 3 हलकों में लड़ेंगे इलेक्शन। अब ये लग रहा है कि सजा बरकरार है। कानूनी तौर पर आपकी क्या राय है, इलेक्शन वो नहीं लड़ सकते? देखिए, इसमें अजीब सा एक टेक्निकल सा उन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की। देखिए, जहाँ तक सेंटेंस है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। अब ये कहा जाता है कि वो सिर्फ सेंटेंस मुअत्तल हुआ था, कन्विक्शन मुअत्तल नहीं हुई थी। और आज जो दरखास्त उन्होंने खारिज की है, कन्विक्शन की मुअत्तली की थी। मेरे नज़दीक वो दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि जब आप सजा मुअत्तल कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई कन्विक्शन भी मुअत्तल कर चुके हैं। लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें फर्क डाला और डिस्टिंग्विश करके और सिर्फ कन्विक्शन को भी मेंटेन रखते हुए सिर्फ उनकी जो सजा है उसको मुअत्तल किया है, जो कि मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। इसके पीछे मकसद तो सिर्फ इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखना है। बहरहाल हम इसके बारे में भी कोशिश करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे इसके खिलाफ, तो पूरी कोशिश करेंगे कि इंसाफ मिले। सुप्रीम कोर्ट का आपने कहा, आज भी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के हवाले से दरख्वास्त जमा करवाई है। कुछ ऐसे पहले अगर खान साहब ये करवा दी जाती तो ज्यादा बेहतर ना होता, क्योंकि अब तो कल कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख है। Isn't it a bit too late? देखिए, कागजात नामजदगी तो बाहर सूरत दाखिल होने चाहिए। अभी जहाँ तक इलेक्शन सिंबल का ताल्लुक है, उसके लिए तो 13 तारीख तक गुंजाइश है कि, क्योंकि अभी तो इन कागजात की स्क्रूटनी होनी है। स्क्रूटनी होने के बाद इनकी मंजूरी नामंजूरी होनी है। फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल के पास अपील करने का भी मौका दिया जाता है और ट्राइब्यूनल मुकर्रर भी कर दिए गए हैं। तो फिर अपीलें जो है ट्राइब्यूनल के पास जाएंगी। तो ये कुछ दिन तो इस प्रोसेस में लगते हैं। और अगर ट्राइब्यूनल भी ना माने तो फिर हाई कोर्ट्स में भी रेट पिटीशन हो सकती है। लिहाजा आखिर में जब कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं, फिर उसके बाद पार्टी जो है वो टिकट जारी करती है। उसके लिए 13 तारीख तक जो गुंजाइश मौजूद है। बार काउंसिल्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे देने का मुतालबा किया। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने इसकी मुखालफत कर दी। वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे के मुतालबे को सपोर्ट नहीं करते। वो हैं भी नए चेयरमैन, रिलेटिवली नए हैं आपकी पार्टी में। ऐसे लगा कि पीटीआई का जो बयानिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो उससे पीछे हट गई है। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए ना, ये बात तो हमारा बयानिया रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन हमारे साथ बराबरी का सलूक नहीं कर रहा है, बल्कि हमें काफी हद तक डिस्क्रिमिनेट किया गया है। ये अपनी जगह एक हकीकत है। लेकिन इस स्टेज पर ये मुतालबा करना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाए, उसका मतलब तो ये होगा कि इलेक्शन में ताखीर हो जाएगी। इलेक्शन कराने के लिए तो इलेक्शन कमीशन ही जो है आईनी तौर पर ऑथराइज्ड है, और वो बगैर अपने चेयरमैन के तो नहीं काम कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर तो नहीं हो सकता। इसलिए वो हमें बहुत सी शिकायत है इलेक्शन कमीशन से और चेयरमैन से, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी तौर भी इलेक्शन जो है 8 फरवरी से आगे जाए और ये उसी तारीख को हो। लिहाजा वो हम दुश्वारियां देखते हुए, हम अपने खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन देखते हुए, बराबरी शुरू ना होना देखते हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देखते हुए, फिर भी हम इन मुश्किलात के बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और हमें इसमें हिस्सा लेने का मौका मिले। राइट। एंड कल बैरिस्टर उमर नियाज़ी ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा इलेक्शन में मुकाबला उम्मीदवारों के दरमियान नहीं बल्कि बानी पीटीआई
के दरमियान है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस स्टेटमेंट? मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट काफी हद तक हकीकत पे मबनी है, क्योंकि ये ने जिस तरह से सारे मामले को मैनिपुलेट किया है और हर कोशिश हो रही है पीटीआई को विक्टिमाइज करने की, पीटीआई के चेयरमैन को विक्टिमाइज करने की, बानी है पीटीआई के, और इस तरह सारी लीडरशिप को, उससे तो जाहिर है कि इस वक्त मुकाबला पार्टीज के दरमियान नहीं बल्कि पीटीआई के खिलाफ जो है हर तरह के इकदाम दे रही है, उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस से डिप्राइव करने के लिए। हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट मुजाहिद बरेलवी साहब एंड हसन अयूब, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान यकीनन इस वक्त इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के नारे तो लगाए गए, मगर इस वक्त या बराबर पलड़ों की बात की गई, लेकिन इस वक्त इलेक्शन में क्या मंजरनामा आपको नजर आ रहा है? चौधरी परवेज लाई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, जरा देखिएगा। सब क्या लगता है, आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? 3 जगह से एमएनए का, 3 जगह से एमपीए का, सारी जगह पे लड़ रहे हैं। आप लेवल प्लेइंग दिया जा रहा है कि नहीं? फील्ड ही को नहीं, लेवल क्या करना है? इंशाल्लाह आप याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाए। इलेक्शन होने दें और बुनियाद रखें अच्छी सोच की, अच्छे काम की, और इसमें फ्यूचर है गरीब अवाम का। और जो महंगाई से ये दोनों लाडले जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। मुजाहिद बरेलवी साहब, पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से कल फैसला होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, बल्ले का निशान होगा? देखिए, एक तो ये जरूर सोचना चाहिए कि इंतखाबी निशान अहम क्यों होता है। इसकी सबब यह है कि हमारे यहाँ आप बड़े कितना भी कहें, बेशतर हमारी जो ख़वातीन हैं या लोग हैं, अभी तक हमारे यहाँ गालिबन एजुकेशन बहुत कम है। और जब ये हम लोग जब इलेक्शन में भी जाते हैं, हम लोग भी अपने छोटे लेवल पे बड़े हों, तो 15-16 उम्मीदवारों के नाम होते हैं। तो उसमें एक नाम, इस जैसे पीर पार्टी है वो तीर या तलवार रख दिया, और नून लीग शेर का रखती है, तो बल्ला जो है अब वो लोग नाम नहीं पढ़ते। तो ये बात ध्यान में रखें कि खासतौर पर ख़वातीन हमारी जो देही इलाके की आती हैं, ये जो एक इशू बना हुआ है, अब अगर ये उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन का हवाला देकर, और वो देखें आज तक फैसला नहीं किया। मैं तो ये नहीं कह रहा वो उनके शामिल के ये इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, लेकिन 2 दिन बाद भी, यानी कल आखिरी दिन है अगर है, तो आज तक इलेक्शन कमीशन की ये नाअहली है कि आप एक पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन को भी, और एक ऐसा शख्स, सॉरी टू से, कोई हद होती है, तो ये क्यों इतना लोगों को बेवकूफ समझते हैं? एक बात ये। अब अगर आप देखें जी, अगर आप वो निशान इसलिए आम होता है, ये कोई ब्रिटेन आप तो रही हैं बाहर, या अमेरिका तो है नहीं कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के दरमियान इलेक्शन हो रहे हैं, कंजर्वेटिव और लेबर के दरमियान 2 पार्टियां होती हैं, 2 नाम होते हैं। ये इलेक्शन होते हैं, इसमें कोई 6 आज़ाद होते हैं, पार्टी 190 पार्टियां हैं, मतलब 25 उम्मीदवार होते हैं। अब उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार है जो खड़े होंगे, उनका लोगों को क्या पता कि कौन, उसका निशान क्या होगा? अलग अलग निशान होगा, मतलब ये पतंग तो नहीं होगा। सो ये लग रहा है, आप ये कह रहे हैं कि इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम अगर नहीं होता ये निशान। हम ये भी देख रहे हैं कि ना कागजात नामजदगी जमा करवा सक रहे हैं, ऊपर से बल्ला भी नहीं होगा, तो फिर हारने के चांसेस दिया जाएगा। नहीं, मतलब साहिवाल वाले उम्मीदवार को दे दिया जाएगा जो निशान है। कितनी भी कोशिश करें, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो एक निशान पे तो नहीं आ सकते ना। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मे बी मतलब कितनी भी ऑर्गेनाइज करके ये कहेंगे नहीं, बल्ला नहीं, आप गेंद कर दें, चले, या वो आप दें जैसे कोई, यानी अगर कप्तान ने इसी हाल से कहा था ना कि बल्ला नाम होता था, तो अगर आप रखेंगे तो मतलब ये है कि जो सैकड़ों की तादाद में नॉमिनेशन पेपर होंगे, बल्कि हजारों हो जाएंगे ना। अगर 593 सूबाई की हैं, 204 कौमी की हैं, और इनके लिए एक एक पर अगर 10-10 उम्मीदवार हुए, तो अगर आपके पास 50 उम्मीदवार हुए, तो असल मकसद उनका ये है कि एक तरह इस तरह आउट कर दें आप, और इंडिपेंडेंट के लिए इस्टेब्लिश करना कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। खासतौर पर जो वोटर जाएगा, आप बहुत इंडियर गई होंगी वहाँ, उन्हें इतना नहीं होती, हर एक न टीवी देखता है न, तो मकसद ये है कि वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं
और ये अफसोसनाक अमर है। उनको ये नहीं समझना चाहिए आज जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, आपको और मुझे, मैं आप उस पर गुफ्तगू करें ना करें, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि लाखों लोग उसको सारी दुनिया में देख रहे हैं और इस पर बड़े उनका ख्याल है कि हमारे यहाँ खवातीन, चाहे आप हों या कोई सिंधी हो या बलोच हो, बड़े काबिल एहतराम हैं। राइट, तो उनके लिए हम नहीं बात कर पा रहे। जब ठीक है, अगर इजाजत दे बरेली साहब, हमारे साथ हसन अयूब भी मौजूद है। हसन अयूब साहब, अगर अभी तक जो मामला नजर आ रहे हैं, लुक्स लाइक कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर पीटीआई। फायदा किसको होगा इसका, किस जमात को आपको लगता है? पंजाब में ऑब्वियसली लगता है कि पीएमएलएन को शायद फायदा हो, बाकी दीगर जगहों पे आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि फ़ायदा तो हर जमात को होगा जो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ रही हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज का सिर्फ अगर आप नाम लेना चाह रही हैं तो मतलब उनका नाम ले लें, यकीनन पंजाब के अंदर उनको फ़ायदा होगा। आईपीपी को भी फ़ायदा हो सकता है, उसका पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ को तो वोट मिलना है एंटी नवाज वोट पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर एंटी नवाज वोट है, वो मुस्लिम लीग नवाज के पास तो नहीं आना, वो तो वोट जाना है या आईपीपी के पास जाएगा या पीपल्स पार्टी के पास जाएगा। तो वो वोट बैंक जो है, यानी ओबियसली अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होता तो प्रॉब्लम जो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होना है वो ये होना है कि अगर सपोजिटली 3-4 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं तो वो 3 के 3 ये क्लेम कर रहे होंगे जी कि मैं जो है वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। अब अवाम को कौन बताएगा कि जी कौन सा हकीकी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है? तो बुनियादी इशू तो ये है। और जो दूसरी बात मुजाहिद साहब फरमा रहे थे, जो कि आज के हालात के हवाले से वो बात कर रहे थे कि हालात जो हैं वो खासे जो है वो परेशान कुन हैं, तो एक जमात के लिए बिलखुसूस, तो उस जमात से पूछे ना कि ये कि किसने उनको कहा था, कौन से डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया था कि जाकर अटैक करो आप रियासती इदारों के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाएं। यानी किसी ने, आपने सुना कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन किसी ने हमला नहीं किया रियासती इदारों के ऊपर। और किसी ने, उस टाइम भी महकमा ज़राअत था, अगर आपको याद हो 2017-18 के अंदर महकमा ज़राअत के लोगों ने आए थे और सेनेट के इलेक्शंस में जब सादिया अब्बासी वगैरह मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे तो जब उन्होंने कहा कि क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के जो है साइंस से टिकट्स इशू हुए, लिहाजा उनके उम्मीदवारों को उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया था। ठीक है, तो बात यह है कि ये मकाफात अमल है, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। अगर इजाजत दें, अगर आप बात समझे, अगर हम पीएमएलएन की तरफ थोड़ा सा अगर बात मुकम्मल कर लूं, जी आवाज मुकम्मल, मैंने बड़ा पेशेंटली सुना है, अगर आप मुझे सुन ले, मैं बात कंप्लीट कर लूं। अच्छा, अब ये मकाफात अमल है। अब अगर सपोजिटली तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है तो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड वहीं से मिलेगी जिनके ऊपर उन्होंने हमला किया है। उनको मुस्लिम लीग नवाज ने ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी, उनको पीपल्स पार्टी ने या किसी और सियासी जमात ने नहीं देनी। जिनके साथ उन्होंने जंग छेड़ी है उन्हीं के साथ सीज फायर करना होगा। जी, अब आप मेरी बात कंप्लीट होगी। ओके, सो नून लीग के अंदर टिकटों के हवाले से क्या बहस हो रही है? मरियम नवाज ने एक वक्त में कहा था कि लोटों को कभी नहीं हम दोबारा आने देंगे, लेकिन अब काफ़ी हम देख रहे हैं कि पुराने साथी, मसलन फैसलाबाद में राना एहसान अफजल की जगह राजा रियाज के दरमियान मुकाबला है, तलाल चौधरी और नवाब शेर वसेर का मुकाबला चल रहा है। दानियाल अजीज़ का कह रहे हैं कि शायद मामला ठीक हो गया है, लेकिन ये इनसाइड चपकलिश क्या है पीएमएलएन में? ये तो फितरी अमल है, यानी एक नशिस्त के ऊपर जब 6 उम्मीदवार हैं तो 6 उम्मीदवारों में से किसी एक को ही मिलना है टिकट। तो लिहाजा इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जैसे आपने नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी का कंपैरिजन की बात की, या राजा रियाज साहब की और जो थे दूसरे राना अफजाल साहब के साहबजादे, मुझे नाम उनका शायद नहीं मालूम, राना अफजाल साहब के साहबजादे जो हैं उनके दरमियान जो इशू है, तो राजा रियाज साहब को मेरे ख्याल से वो कौमी असम्बली का टिकट मिल रहा है और जो एमपी के नशिस्त के ऊपर आई बिलीव कि वो राना अफजाल साहब के साहबजादे जो हैं एडजस्ट हो जाएंगे। और जहां तक सवाल है नवाब शेर वसीर का, तो नवाब शेर वसीर साहब अगर छोटी नशिस्त पर आना चाहें तो शायद उनको टिकट मिल जाए। तलाल चौधरी का टिकट जो है वो छीन नहीं पाएंगे। और ये गो के यानी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने कुछ ऐसी जो है वो एक अल्फाज अदा किए जिससे ये तासुर मिला शायद कि वो लोग जो कि अपनी सियासी वफादारी तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज के साथ शामिल हुए हैं तो उनको टिकट्स मिल रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने अपनी जो बात की थी उसमें जो लास्ट वर्ड था
उन्होंने कहा था कि हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा लाउडली और क्लियरली ये बयान कर दी है कि वो तलाल चौधरी जैसे वफादार कारकुन को इग्नोर नहीं कर रहे। राइट। बरेली साहब, बलूचिस्तान के हवाले से आपको तो बहुत अच्छी तरीके से इल्म है, आपने उस पर लिखा भी है। बलूचिस्तान में लगा एक वक्त में, मियाँ साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए कि शायद नून की तरफ इंकलिंग होगी। ऑन रिकॉर्ड कहा पीपल्स पार्टी ने कि हमसे वादा था कि ये लोग हमारी तरफ आएंगे, लेकिन फिर ये शायद नून की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अब हमने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे के चले गए हैं पीपल्स पार्टी में। सो अब बलूचिस्तान आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहा है? अगर एक मुझे, क्योंकि आपने अगर तहम्मुल से एक बात सुन ली अयूब साहब की, ये मुझे बताइए, जब ये कहते हैं 9 महीने हो गए हैं और आप खातून भी हैं, 8 महीने हो गए, 8 महीने बाद भी जब तमाम केसों में ये खातून बरी हो जाती है, उसके बाद जब होने के बाद उन्हें जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो MPO जो भुट्टो साहब के आइन का था, उसके तहत नजरबंद किया गया था और जिन्हें कोयटा भेजा गया। मैं खातून का नाम ले लूं, खदीजा शाह का। मकसद ये है कि अगर ये कहते हैं कि वाकई उन लोगों ने करा, उनके कहने पर करा, उन्होंने किया, हम तो कहते हैं उनको सजा दिया जाए। जैसे भुट्टो का केस था ना कि उन्होंने ऑर्डर दिया था कसूरी को कि जाओ मार दो, उसने मार दिया और इस पर भुट्टो साहब को फांसी हो गई और बाकायदा जीते और लाखों लोगों ने मिठाइयाँ भी तकसीम करी यहाँ लोगों ने भुट्टो साहब की फांसी पर। मेरा सिर्फ कहना यह कि 9 मई के वाक़े के जो जिम्मेदार उन्हें करें, लेकिन एक खातून के बारे में अगर आप शेमाबाद भी ये साबित ना कर सकें कि उन्होंने किया था, उसके बाद अब रिहाई के बाद किससे, मैं कह रहा हूँ ना, MPO समझिए ना, यह नुक्से अमन का खतरा है फरिया इदरीस से कि कहीं गड़बड़ ना कर दे, तो एक रिकॉर्ड साफ रखें। और पीपल्स पार्टी का मामला यह है कि बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने उनको बेटा कहा था, जो साहब वो जो कर रहे थे, फिर सीनियर मिनिस्टर बनी थी बेगम भुट्टो, फिर मुर्तजा भुट्टो को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक साल बाद मुजाहिद साहब, हसन अयूब ने एक उसका तरीका भी बताया, उन्होंने कहा जहां पे आपने अटैक किया उधर ही अपना सीज फायर करें। तहरीक इंसाफ वाले भी मुसलमान हो जाएंगे 1 साल बाद, ये सब मुसलमान हो जाएंगे 1 साल बाद, तहरीक इंसाफ वाले भी, जिन पर ये इल्जाम 9 मई का लग रहा है। तो अब आप जो आप सवाल कर रही है उसके लिए मैं खाने शायद आप पहले हसन अयूब साहब से बात कर लें, बलूचिस्तान में आप बात कर रही थी। ठीक है हसन, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए बात ये है कि मैंने तो बात दोबारा मैं वही बात रिपीट करता रहता हूँ। बात ये है कि तहरीक इंसाफ का जहाँ उसने मत्था लगाया है तो डील तो उनको उनसे करना पड़ेगा ना। देखिए बात ये है कि सियासत बंद गली से रास्ते निकालने का नाम है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने यानी खुले रस्तों से वो खुद बंद गली में गई है। देखिए जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे, जो बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, ये प्राइम मिनिस्टर थे, सवाद गए, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस भी आएंगे ना। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे बलूचिस्तान का बता दें, मैं 9 में और 10 में PMLN का बलूचिस्तान में क्या होल्ड कम हुआ है? एकदम से हमने देखा पीपल्स पार्टी दोबारा उधर नजर आई है। देखिए एक तो ये फरिया जो सरफराज बुख्ती का शामिल होना बड़ा सरप्राइज है, मेरे लिए जरा कम है, क्योंकि सरफराज बुख्ती के जो वालिद थे गुलाम कादिर बुख्ती, ये नवाब अकबर खान के जमाने में पीपल्स पार्टी के हुआ करते थे और नवाब अकबर खान की दहशत इतनी थी कि उन्होंने उन तमाम औरतों को निकाल दिया था जो उनके मुखालिफ थी, जो कलपर थे, और बाकायदा उन्होंने सर पे कुरान रख के गई थी, फिर भी अकबर बुख्ती ने उन्हें माफ नहीं किया। और ये सब लोग गुलाम अकबर या गालिबन सरफराज बुख्ती तो बहुत छोटे होंगे, इन सबको मुल्तान में रहना पड़ा था। तो इनकी जो रूट्स हैं, जो कबाल, वो तो खैर मुझे पता है कहाँ है, आपको भी पता है, लेकिन उनकी अगर पीर पार्टी में शमूलियत पर मुझे ज्यादा हैरानगी नहीं हुई कि उनके वालिद जो थे गुलाम कादिर बुख्ती, वो पीपल्स पार्टी में थे। और फिर जो उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सुबह असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, तो लिविंग प्लेइंग फील्ड के लिए गालिबन ये चाहा जाता है कि अगर पंजाब आप नवाज शरीफ को दे रहे हैं तो जरदारी साहब को भी मुतमईन करने के लिए बलूचिस्तान उनको दे दें, सिंध दे दें। तो लिविंग प्लेइंग फील्ड ये हो रही है। अब KP पे जरा झगड़ा है कि JUI को कितना दिया जाए, ANP को कितना दिया जाए, पीर पार्टी को दिया है, और हाँ थोड़ा तहरीक इंसाफ को कितना दिया जाए। तो ये थोड़ा सा ये एक बात बता दूं, सॉरी टू से फरिया, थोड़ा बहुत आप मुझे जानती हैं, मैं सहाफत का सियासत बहुत तालिब इल्म अभी तक समझता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गेम प्लानर इस खुशफहमी है, गलतफहमी में है कि जो सियासी मंजरनामा बता रहे हैं बाकी लोग सब बेवकूफ हैं, क्योंकि इन लोगों ने सियासत पढ़ी नहीं है। जो आप लोग, जो बहुत सारे लोग बाहर के लोग होते हैं, सियासत एक साइंस है,
तो ये मैं बता दूं, जो भी प्लान किया जा रहा है या मंजरनामा, उन्हें पाकिस्तानी सियासत, शफाक सियासत, ग्रास रूट तक शायद नहीं पता हो, और इसीलिए उनको आने वाले दिनों में जो सियासी मंजरनामा आएगा, वो अगर ये चौथी बार वज़ीर आज़म मियां साहब ख्वाब देख रहे हैं, देखने का इतना ख्वाब पूरा नहीं होगा। और बलूचिस्तान में जैसे मैंने कहा ना, सरकार का फैसला एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है। ठीक, अब जरा केपी की तरफ चलते हैं। हसन, आपने एक ट्वीट किया कि केपी में लग रहा है कि मौलाना आ रहा है, लेकिन जब हम रिपोर्टर से बात करते हैं वो कहते हैं, रिपोर्टर से भी और बड़े अहम जगहों पे भी, तो जो एक मोहतात अंदाजे हैं उसमें तो पीटीआई मजबूत नजर आ रही है उन रिपोर्ट्स के मुताबिक। केपी में पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एनपी और कौमी वतन पार्टी में सीट एडजस्टमेंट में फॉर्मूला भी तय हो गया। सो मौलाना फजल रहमान और नून लीग की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अभी इस वक्त हमें बैकग्राउंड में जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, बात यह है फरिया कि आपके रिपोर्टर्स ने अपनी रिपोर्टिंग करनी है, मैंने अपनी जो इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना एनालिसिस देना है और अपनी जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ पर मेरी कैलकुलेशन है कि जो सिंध है वो पीपल्स पार्टी से लिया नहीं जा सकेगा, चाहे जितने मर्जी इत्तेहाद बन जाएं। इस तरह जो पंजाब है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुस्लिम लीग नवाज के सामने रेत की दीवार साबित होगी। और अगर आज आ जाए केपी के अंदर, तो केपी के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टफ टाइम जरूर देने जा रही है, लेकिन नशिस्तें निकालना उनके लिए बजाय नामुमकिन दिखाई दे रहा है। उसकी रीजंस हैं, उसकी रीजंस ये हैं कि उनकी जो सेकंड टियर इवन थर्ड टियर की लीडरशिप जो है वो दिखाई नहीं दे रही। अब वो लोग जो कि कागजात नामजदगी, मौजूदा हालात के अंदर हालात को भी देखें ना आप, वो कागजात नामजदगी जमा तो वो करा नहीं पा रहे, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, तीसरे दिन अपनी पार्टी छोड़ जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस टाइम तहरीक इंसाफ जो है वो केपी की जो है वो असेंबली जीत पाएगी? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर आपको बनती दिखाई दे रही है तहरीक इंसाफ की, देन आई मस्ट से कि यू नीड टू वेक अप। तहरीक इंसाफ के पास, देखिए, उनके पास एक ऑप्शन था और उन्होंने ये 2-3 माह अपने ज़ाया किए हैं। उन्हें अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है के लिए जो हालात को मौसर करना था, उन्हें नेगोशिएशंस करनी थी। उनके पास बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस थे, उनके पास बड़े सीनियर वकला की टीम थी जिनके ऊपर एतमाद करना चाहिए था बानी चेयरमैन को। और मैं फिर बात वही रिपीट करूंगा कि सियासत में आपने राहें निकालनी होती हैं, आपने रास्ते तलाश करने होते हैं, आपने कुछ लो और कुछ दो करना होता है, आपने कई दफा आगे चार्ज करना होता है और कई दफा 5-6 कदम पीछे हटना होता है। तो इन्होंने तो पीछे हटना सीखा ही नहीं। पहले तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट थी वो आपका मामला था ही नहीं, वो आपका हेडेक था ही नहीं। आपने उसमें अपने सियासी गुरु के कहने के ऊपर आप खुद मुलव्वस हुए, फिर आपने हर चीज के अंदर मुदाखलत की, फिर उस वक्त आपने लॉन्ग मार्च किया, फिर आपने डीजीसी को एफआईआर में नॉमिनेट करने की कोशिश की। ठीक है भाई, आपने जो कुछ किया तो फिर भुगतो। ठीक है, सो आप कह रहे हैं केपी के में भी पीटीआई नजर आ रही है। मुजाहिद साहब, नून लीग और एमक्यूएम की कराची में सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत शुरू हुई। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से मदे मुकाबले नजर आ रहे हैं। सो क्या वो उनकी सीट एडजस्टमेंट का, और वैसे कराची में क्या नजर आ रहा है आपको? बढ़िया, मेरे ख्याल है माशाल्लाह आप काफी सीजन लोग हैं, आप हैं और आपने काफी इलेक्शन देखे। लोग हैदर रिजवी, मुस्तफा कमाल को वोट नहीं देते, लोग वोट देते थे पतंग को, पता है ना। और जो गुलाम मुस्तफा खान जतोई जैसा सिंध का दूसरा बड़ा जागीरदार, आपको पता है उसको शिकस्त किसने दी थी? मुझे तो नाम भी नहीं पता। पीर साहब पगाड़ा, उसको किसने शिकस्त दी थी? आपको पता है कौन था वो? तो ये जो मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, पीर मुमताज खान दौलताना, तो मैंने यानी पीपल्स पार्टी के गुमनाम लोगों ने पंजाब में खास तौर पर, अगर अयूब साहब का वहां ताल्लुक है, ऐसे ऐसे लोगों को शिकस्त दी थी कि जिनका भी नाम भी है मुझे याद नहीं आ रहा। अजहर खान को कोई खुर्शीद हसन मीर ने शिकस्त दी थी। तो ये बात जरूर जहन में रखें कि सियासत में जैसे भुट्टो, मैं देख रहा हूं कि जो 70 की दहाई में भुट्टो का जो कुछ चला था ना, तीर या तलवार थी, और हमें पता ही नहीं था कि उनके खिलाफ कौन खड़ा है, उनके पास मोटरसाइकिलें भी नहीं हों। तो ये वाली बात कह रहे हैं ना, अब मामला दूसरा आ गया है फरिया। अब ये प्लीज अंडरस्टैंड करें कि ये होगा तो ये होगा, भाई वो मैटर ही नहीं करता कि वो तो बल्ला है या वो जिसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता,
वो इस तरफ खड़ा है या वो उनके मुखालिफ कौन है। लोग ये थोड़ी देखेंगे कि मरियम के खिलाफ कौन खड़ा है, उसका नाम भी नहीं पता होगा कि सनम कौन है। जैसे मैंने कहा ना, गुलाम मुस्तफा जतोई को हराने वाले का नाम पता है आपको? डिपेंड्स कि अगर आपके पास इंतखाबी निशान हो। सिंध की आवाज GM सैयद के जो हराया था, उस बंदे का पता है नाम आपको? तो आप ये सॉरी टू से, मैं थोड़ा बहुत तारीख में चले जाता हूँ, लोग नाराज हो जाते हैं। राइट। सियासत जो है ना, सियासत में भुट्टो के बाद अब ये वाला जो फिनोमेना आया है खास आपका, ये दूसरी बार आया है। शरीफों के नाम पर नहीं होता। शरीफ टिकट उन लोगों को देते हैं जो शेर का निशान, जो अपने इलाके के बड़े बड़े वो ये पीपल्स पार्टी वाले शिरादियों को देते हैं जो उनके दुश्मन थे, मेहर को देते हैं जो उनके दुश्मन थे, बिजरानी को देते हैं, जकरानी को देते हैं जो उनके दुश्मन थे, वो अपने साथ मिला लेते हैं। राइट। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। क्विकली हसन, आई एम रैपिंग इट अप। आप बता दें कि क्या हुआ PMLN का और MQM का। मैं ये बात रैप अप करना चाह रहा हूँ। मुजाहिद बरेलवी साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे टीचर की जगह पर हैं। देखिए, उन्होंने मिसालें बहुत ठीक दी हैं उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिसालें दे दी हैं सिंध की। तो यहाँ पर जो आपकी मरकजी हुकूमत बनती है वो बैटल ऑफ पंजाब है, और पंजाब के अंदर जी सर, मैं बात अगर कंप्लीट कर लूँ तो मैं तो सर आपकी बात में नहीं, मैंने बिल्कुल आपको नहीं टोका था। तो बात यह है कि पंजाब के अंदर हमने देखा है कि पंजाब की शुरू से सियासत इलेक्टेबल्स की थी, और पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स मैटर करते हैं। एक हलके के अंदर फरिया 2 से 3 इलेक्टेबल होते हैं, लेकिन उस हलके में जब किसी सियासी जमात का वोट बैंक उसके साथ ऐड ऑन होता है, तो फिर वो जो पार्टी है वो अपनी नशिस्त निकाल लेती है, वो उम्मीदवार नशिस्त निकाल लेता है। तो पंजाब के जो हालात हैं वो खासे फर्क हैं। KP की और पंजाब की जो है ना आपस में सिमिलरिटी है। और जहां तक आ गया बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में JUIF, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, इन तीनों में से इस वक्त किसी के पास भी सिंगल मेजॉरिटी लेने की पोजीशन नहीं है। तो अब देखते हैं कि बलूचिस्तान में क्या जो है वो एक शेप अप होती है पोस्ट इलेक्शन। लेकिन अगर मैं कह दूं कि प्री पोल, तो इस वक्त तीनों जो जमातें जिनका मैंने नाम लिया है, ये तकरीबन आपस में जो है वो बराबरी पर हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो वहां पर कहीं भी नहीं है इस वक्त। राइट, हम इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। गाजा की सूरत हाल हम नहीं भूल सकते। पाकिस्तान ने इजराइल की गाजा में जो जारी जारहियत है उस पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी गाजा के एक चर्च में खवातीन और बच्चों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि जो गाजा में इजरायली हमले हैं वो एक जंग नहीं है बल्कि दहशतगर्दी है। लेट्स वॉच इट। We are being joined by Dr. Khalid Kadumi. Thank you so much, Dr. Khalid Kadumi, for being on the program. हमास के सरबराह इस्माइल इस वक्त मिस्र में हैं ताकि गाजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रहाई पर बातचीत हो सके। Exactly क्या आप लोगों की मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, वो हमने 75 डेज पहले, जैसा ये 7 अक्टूबर के वाक़या हुआ है, और हमने के यरगमालों को, अगरचे के वो सोल्जर्स, इजरायली सोल्जर्स हमारे अवाम और हमारे बच्चों को कत्ल करने के लिए आया हुआ है, मगर वो नेतन्याहू माना नहीं है। बाइडेन ने भी कोई खास प्रेशर भी नहीं लगाया है और इस जंग को जारी किया है। और आज जो भी खून खराबा है उन इसराइली दरिंदों की वजह से और बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो गया। अब तो हमने भी यही कहा, जब तक, और आप लोगों ने भी देखा कि जी ह्यूमैनिटेरियन पास के दौरान कि हमने जितना भी उन गैर इसराइलियों को और इसराइलियों का जो जिन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया उसको स्वाप करने का कोशिश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कि हमारा बच्चियां और हमारा बच्चे जो 18 साल से कम उम्र है, इनको जेलों से, इसराइली जेलों से जो कई सालों से वहाँ के बंद है और किसी को तवज्जो नहीं है कि वो कैसा जिंदगी गुजर रहा है, इनको हमने स्वाप करके रिहा कर दिया है। अब तो हम कहते हैं कि जब तक ये जंग नहीं रुकेगी, जब तक इसराइल कत्ले आम गजा के अंदर नहीं रुकेगा, हम ये स्वाप को और बातचीत को इस तरफ से नहीं लेके जा सकते। पर इजराइल ये भी कह रहा है कि जंग बंदी मुस्तकिल नहीं होगी, आर्जी होगी। आपके कमेंट्स क्या हैं इस पर? अगर वो जंग बंदी करना तो उसमें डील करने की क्या जरूरत है? वो जंग को बंद कर दे। यानी अभी
गजा के ऊपर हमले करने वाले वही इजरायली आर्मी है जो यही अफवाह और प्रोपेगेंडा कह रहा है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए या जो मतलब आर्जी जंग बंदी करना है, तो किसी ने इसको मतलब मजबूर किया है इस जंग पे जाने का? या इस जंग को अगर रोकना तो वो खुद रोक सकते हैं, उसमें डील पे जाने की जरूरत नहीं है। देखिए इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है कि वो मैदान जंग या जंग के दौरान बगैर विदाउट एनी कंडीशन वो बॉर्डर वाले जो गेट्स हैं उसको खोलना चाहिए, वहीं के जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स को अंदर आने के लिए और इंजर्ड लोग और जख्मी लोगों को इवैक्यूएट करने का है। लेकिन वो माना ही नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो खुद जंग कर रहे हैं, खुद ही इस मासूम बच्चा 20,000 शहीद हो गया हमारे पास है, उनमें से 70% है बच्चों और खवातीन हैं, उनको कत्ल करने वाला है वही इजरायली दरिंद है। वो हमसे पूछ कर ये जंग रुकेंगे। क्या आप समझते हैं कि जो दोहरी पॉलिसी है यूएसए की इस हवाले से उसका भी इसमें हाथ है? ऑफ कोर्स ये मतलब अमेरिकन का डबल स्टैंडर्ड है और ये इनके मुनाफकत है, क्योंकि हम मान नहीं सकते। देखिए 3 दफा ये ब्लिंकन तेल अवीव में गया और तीनों दफा के जब वो ब्लिंकन तेल अवीव में है वही तीनों कत्ले आम जो मेजर मैसेकर इंडोनेशिया हॉस्पिटल में, शिफा हॉस्पिटल में, अल-फखूरी स्कूल में वो इत्तेफाक हुआ। जब वो ब्लिंकन उधर ही होता है तो हम कैसा मान सकते हैं कि जी ये कुछ और कह रहे हैं और कर रहे कुछ और हैं। आप कह सकते हैं कि जी इसराइल अमेरिका इसराइल को प्रेशराइज नहीं कर सकते, तो फिर अगर वो जंग बंदी करना चाहता है, ह्यूमैनिटेरियन पॉज हो या मुस्तकिल जंग बंदी हो, तो वो वीटो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो इसकी मुनाफकत है, ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है, ये दुनिया को डिसीव करने का कोशिश कर रहे हैं। सो गाजा में इस वक्त सेहत के मराकज, हॉस्पिटल्स, दीगर जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं उनका क्या हाल है? देखिए मोस्टली है कि टोटली एक डिजास्टर है मेडिकल फील्ड पे। हमारा 24 हॉस्पिटल्स आउट ऑफ सर्विस के हो चुके हैं और ये 365 स्क्वायर किलोमीटर में, जब मैं 24 हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी पूरा के जो मेडिकल सिस्टम है वो तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया। और ये इन जराइम की वजह से पानी का जो है ना वहाँ के बहुत किल्लत है, खाना पीना की चीज़ें जो भी आम रूटीन चीज़ें के इंसान की ज़रूरत होती है वो भी आप लोगों ने भेजा है, दुनिया ने भेजा है, आवाम ने नहीं भेजा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रफा गेट के पीछे मुंतजर है ये हमारा मिस्री दोस्त के इस गेट को खोले, दुनिया इजराइल के ऊपर दबाव डालें ताकि ये रफा गेट को खुल जाए। देखिए ये 100 ट्रक्स के अंदर आने का ना पानी पूरा हो जाता है ना खाना पूरा हो जाता है, इसलिए कि ये सूरत हाल है, सब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। जैसे कि ये हम मुस्लिम उम्मा को ये मुतालबा कर रहे हैं, उनको याद करा रहे हैं कि इंसानियत के नाते पे, दीन के नाते पे, मजहब के नाते पे अब ये आकर के इस मसला को ख़त्म करें और ये जो सफरिंग को ख़त्म करना और इस इजराइल को जंगी जराइम का मुतालबा करे कि जी उनको भी अदालतों में लेके जाना है। सो पाकिस्तानी किस तरीके से मदद कर सकते हैं फ़लस्तीनियों की? हम कोशिश लगे में है, पाकिस्तानी हुकूमत है कि पहले से भी इनका मौक़िफ़ अच्छा है, अभी भी हमें उम्मीद है, लिज़ा कि हमने बहुत अच्छे लोगों से सुना है कि ये लोग जो है ना उनका मकसद है फ़लस्तीन को बचाने के लिए और ये जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक फ़लस्तीनियों को निजात दिलाने के लिए कि ये सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि जी मतलब हम जालिम दुनिया के अंदर रहते हैं, लेकिन हम अपने भाइयों से बड़े उम्मीद लगा कर रखे हैं। इस्माइल भाई ने कि जब फरमाया पाकिस्तान धमकी दे इसराइल को ये जंग रोकना, इसका मतलब ये है लिटरली कि जी हम पाकिस्तान से बहुत बड़े उम्मीद है हमारा कि जो कायद आज़म साहब जो इनके फ़लस्तीनियों के साथ हमेशा हम इनका लिगेसी को पढ़ के देख के हमें पता है कि जी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लीडर्स इनके मौक़िफ़ फ़लस्तीनियों के साथ हमेशा रहा। हम यही अर्ज कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन जितना भी हो वो वायबल नहीं है, क्योंकि इसराइल अभी भी वो कत्ले आम कर रहे हैं और वो भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में कभी भी मुस्बत राय नहीं दिया, ना दे रहे हैं। इसलिए कि हम अभी सिर्फ और सिर्फ
इस जंग को रोकने के बारे में बात करना चाहिए, इस हालात का जो क्राइसिस में इसको बहबूद करना चाहिए, फिर जाकर फलस्तीनियों से पूछा जाए आप क्या चाहते हैं। डॉक्टर खालिद कदूमी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके सामने ये रिपोर्ट लिखनी है, नॉर्दर्न गाजा नो लॉन्गर हैज़ अ फंक्शनल हॉस्पिटल। WHO की ये रिपोर्ट है कि कोई फंक्शनल हॉस्पिटल वहाँ पर मौजूद नहीं है। अफसोसनाक सूरत हाल है। डोंट फॉरगेट कि हमें हर सूरत हर तरीके से जैसे कि पॉलिटिकल सलूशन की तरफ ही जाना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अब आपसे मुलाकात होगी ऑन मंडे। अल्लाह हाफ़िज़।